Hi everyone, welcome to Legal Mystery Simplified once again. कल हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कंपनी लॉ का. अब आज हम एवोल्यूशन और हिस्ट्री कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो. History and evolution of company law in India. Introduction. Why to study the history of company law? Company law did not develop overnight. Studying the history helps students understand why modern company law exists, how concepts like limited liability and separate legal personality developed, how law adapted to industrial and economic changes. Early background before 1850. Before 1850, business were mainly carried out through partnerships. There was no concept of limited liability. Investors were personally liable for business losses. Large-scale industrial ventures were risky. This created need for law that could encourage investments, limited liability, and create separate legal entity. Its importance was it was the first law to recognize joint stock companies, allowed companies to be registered, introduced basic regulation for companies. तो 1850 से पहले बिजनेस होते थे, वो मेनली पार्टनरशिप या तो इंडिविजुअल ट्रेडर्स के थ्रू होते थे. कोई प्रॉपर लॉ नहीं था. जॉइंट स्टॉक कंपनी 1850 इंट्रोड्यूस किया गया. इसकी इंपॉर्टेंस ये थी, जॉइंट बिजनेस को एक लीगल रिकॉग्निशन मिली. इस एक्ट ने पहली बार ऑफिशियली ये चीज एक्सेप्ट करी कि लोग मिलकर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बना सकते हैं. मतलब मल्टीपल लोग एक साथ कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं. लार्ज स्केल बिजनेस पॉसिबल हुआ. पार्टनरशिप का जो लिमिटेड स्कोप था, रेस्ट्रिक्टेड था, उससे आगे बढ़ने का मौका मिला, आगे बढ़ने का चांस मिला. तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, दिस एक्ट गेव द लीगल रिकॉग्निशन टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज. लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ. इसका मतलब अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो मेंबर्स अपनी सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट तक ही लायबल होंगे, उसके अलावा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहेगी. इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग बिना डरे इन्वेस्टमेंट करने लग गए. तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक बूस्ट मिल गया. सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमें मिली थी वो थी लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिला. तो उसके बाद कंपनी रेगुलेशन की स्टार्टिंग इससे ही हुई थी. ये इंडिया का फर्स्ट लॉ था जो कंपनीज के फॉर्मेशन के लिए बेसिक रूल्स लाया कि इन बेसिक रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा. गवर्नमेंट सुपरविजन की शुरुआत हुई. तो इस एक्ट ने फ्यूचर कंपनी लॉज के लिए एक फाउंडेशन प्रिपेयर कर दी थी, एक बेडरॉक बना दिया था कि ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. इसके बाद हम इसके लिमिटेशंस देखेंगे. No limited liability. Investors were still personally liable. This act laid down the foundation but was incomplete. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था. सबसे मेन जो इसका लिमिटेशन, इसका लूपहोल था कि जो रजिस्ट्रेशन थे वो मैंडेटरी नहीं थे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो यही थी. इससे क्या हुआ, इसके इफेक्ट्स ये हुए कि बहुत सारी कंपनीज बिना रजिस्टर हुए ऑपरेट कर रही थी. गवर्नमेंट के पास कंपनीज का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था. फ्रॉड और मिसयूज के चांसेस बढ़ते चले गए. तो इसका क्या हुआ इफेक्ट कि लैक ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मेड रेगुलेशन वीकर. रेगुलेशन वीक हो गया था. दो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आया था, पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था. इस एक्ट में ये क्लियरली डिफाइन नहीं था कि कंपनी मेंबर्स से अलग लीगल पर्सन है या नहीं. इससे ये हुआ कि जो मेंबर्स हैं और जो कंपनी है इनके बीच में कंफ्यूजन रहता था कि किसकी क्या राइट्स होंगी और किसकी क्या ड्यूटीज होंगी. लीगल लायबिलिटी प्रॉपर्ली फिक्स नहीं हो पा रही थी. मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल पर फोकस नहीं था. इस एक्ट में डायरेक्टर्स की ड्यूटी, शेयर होल्डर्स के राइट्स, कंपनी के मैनेजमेंट के रूल्स प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं थे. इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनीज का मिसयूज होने लगा. इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरा डेवलप नहीं हो पाया. तो ये चीजें थी. इसका जो स्कोप था वो बहुत लिमिटेड था. ये एक्ट सिर्फ जो फॉर्मेशन था बेसिक कंपनी का फ्रेमवर्क देता था. वाइंडिंग अप, ऑडिट्स, अकाउंट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के बारे में कुछ भी कवर्ड नहीं था. इसलिए यह एक्ट इनकम्प्लीट कंसीडर किया गया. So, joint stock companies was though a milestone.
but due to non-compulsory registration and weak regulation, it was inadequate. And that's why we needed more comprehensive company laws. तो इसके बाद आया Joint Stock Companies Act 1857. Key developments introduced the concept of legal liability. Impacts: shareholders' liability was limited to the amount invested, encouraged more people to invest in companies. This law was major turning point in company law. जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857, इसमें गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बनाया. तो 1850 के एक्ट के बाद ये देखा गया कि बहुत सी कंपनीज बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के काम कर रही थी, पब्लिक का पैसा लेकर फ्रॉड कर रही थी. गवर्नमेंट के पास कंपनीज का कोई डाटा या ऑथेंटिक रिकॉर्ड ही नहीं था. तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा अब सिर्फ नाम से कंपनी नहीं चलेगी, प्रॉपर रिकॉर्ड भी होना चाहिए. इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857 को इंट्रोड्यूस किया गया. तो अगर इसका हम मेजर अचीवमेंट देखें तो ये था कि इस एक्ट से हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हुआ. हर कंपनी को गवर्नमेंट के पास अपना रिकॉर्ड देना होता था. कंपनी तभी लीगली एक्सिस्ट करेगी जब वो रजिस्टर्ड होगी. इसके बाद पब्लिक प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट आया. रजिस्ट्रेशन के थ्रू कंपनी के नेम, मेंबर्स, कैपिटल एक्सेट्रा रिकॉर्ड में आने लग गए. पब्लिक को पता चलने लग गया कि कंपनी जेन्युइन थी या नहीं थी, क्योंकि सारी चीज ऑन रिकॉर्ड थी. तो जो फेक और बेनामी कंपनीज थी वो कम होने लग गई और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ने लग गया कंपनीज पे. पब्लिक इंटरेस्ट को पहली बार प्रायोरिटी दी गई इस लॉ में. गवर्नमेंट की सुपरविजन स्ट्रांग हुई. गवर्नमेंट कंपनीज को मॉनिटर कर सकती थी. कंपनीज कंप्लीटली प्राइवेट कंट्रोल में नहीं रही. तो गवर्नमेंट का एक कंट्रोल आ गया था, रेगुलेशन आ गया था गवर्नमेंट का. कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एनहांस हुई थी. लिमिटेड लायबिलिटी अभी पूरी तरह क्लियर नहीं थी. ऑल्दो कंपनीज रजिस्टर होने लग गई, लिमिटेड लायबिलिटी का स्कोप पूरी तरह इसमें भी डिफाइन नहीं हुआ. मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी रूल्स एम्बिगुअस थे, होंगे या नहीं होंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन था, थोड़ी एम्बिग्विटी थी इसमें. इसलिए लीगल डिस्प्यूट के चांसेस अभी भी रह रहे थे. सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अभी भी वीक ही था. इंटरनल मैनेजमेंट के जो रूल्स थे वो मिसिंग थे. डायरेक्टर्स के पावर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ऊपर भी यही सेम चीजें थी. डायरेक्टर्स के पावर नहीं थे, एसर्टेन नहीं थे, शेयर होल्डर्स के नहीं थे, कंपनी की इंटरनल वर्किंग वीक थी. तो वैसे ही इसमें भी था, स्कोप भी लिमिटेड था. तो ये चीजें थी. तो एवोल्यूशन को एक स्टोरी फॉर्म में अगर हम समझते हुए चलेंगे तो हमें इजी रहेगा. तो इसके बाद हम देखेंगे कंपनीज एक्ट 1862. सिग्निफिकेंस: consolidated earlier laws, recognize separate legal entity, memorandum of association, article of association. Influence on India: served as model for Indian company law. Principles later adopted in India. 1850 और 1857 के एक्ट्स के बाद भी कंपनी लॉ इनकम्प्लीट ही था. प्रॉब्लम्स यही थी, कंपनी और मेंबर्स के बीच में कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी थी, लिमिटेड लायबिलिटी क्लियर नहीं थी, मैनेजमेंट और वाइंडिंग अप के रूल्स मिसिंग थे. इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट 1862 को पास किया, जो इंग्लैंड के कॉम्प्रिहेंसिव कंपनी लॉ था और इंडिया पर भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डालता था, क्योंकि वी वर अंडर द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो मोस्टली जो भी रूल्स वहां पे आते थे तो उससे ही इन्फ्लुएंस होके यहाँ पे डेराइव होते थे. इस एक्ट में मेंबर्स की लायबिलिटी शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड कर दी गई थी. सपोज अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर ऐसे होता है, सपोज हम किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो 10 रुपीज के शेयर हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल, और उसमें से आपने 5 रुपीज पे कर दिए हैं, सही है, और 5 रुपीज बचे हैं. तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो उन 5 रुपीज तक ही है. अभी आप जब तक वो 5 रुपीज पे नहीं करोगे आपकी अनपेड लाइबिलिटी है. तो वो चीज इसमें बोली गई है कि मेंबर्स की लायबिलिटी शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड कर दी गई. इन्वेस्टर्स का रिस्क कंट्रोल में आया. टाइप्स ऑफ कंपनीज इंट्रोड्यूस हुई इसी एक्ट से. इस एक्ट ने कंपनीज को क्लासिफाई किया कि कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती हैं, अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं.
ये क्लासिफिकेशन आया। ये क्लासिफिकेशन आज के कंपनीज एक्ट में भी है। तो ये हम पूरा डिटेल में जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए, दीज आर दी टाइप्स ऑफ कंपनीज। रेस्ट कंपनीज एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 2013 कल की वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक